हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक, सतेक रोड, चिन्हट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी को इसी क्रम में जो है क्वेश्चन आंसर मैं करवाने वाला हूं विभिन्न टाइप के टॉपिक्स पर। सबसे पहले आज अभी आप सभी को हम फर्स्ट एड के कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एड के क्वेश्चंस में आप एक एक क्वेश्चन करके देखते जाइए और देखिए, जो आपके नेशनल हेल्थ मिशन के तैयारी हम जो करवा रहे हैं उसके अंतर्गत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्स्ट एड यानी कि प्रथम उपचार क्या हो सकता है। प्रथम उपचार, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, श्वास अवरोध के लक्षण या संकेत क्या होते हैं। जो श्वास जो है वो रुक जाती है या अवरोध हो जाता है उसमें, उसके लक्षण क्या क्या हैं। तो इसमें दिया गया है, नंबर 1 ऑप्शन दिया गया है व्याकुलता तथा कमजोरी होना, दूसरा है नब्ज तेजी से चलना, तीसरा है आंशिक कमजोरी, आंशिक या कमजोरी या बेहोशी, या फिर नसों गले के नसों में सूजन। तो ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही है, यानी कि जब भी आपको सांस रुक जाती है तो आपको व्याकुलता भी लगेगी, वीकनेस भी आएगी ब्लड सर्कुलेशन के कारण से, क्योंकि ब्लड प्रॉपर से बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा इस वजह से, और नब्ज भी तेज़ी से यानी कि आपका पल्स भी तेज़ी से चलेगा। आंशिक रूप से आपको बेहोशी भी आ सकती है और गर्दन के जो नसों में भी स्वेलिंग भी आ सकती है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि अस्थि भंग के संकेत या लक्षण क्या हैं। देखिए, अस्थि भंग यानी कि जो अस्थि टूट जाती है उसके संकेत या लक्षण क्या है। देखिए, जिस भी हिस्से में अस्थि टूट जाएगी उस हिस्से में क्या होगा, या उसके निकट वाले हिस्से में दर्द होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है अस्थि भंग के स्थान पर सूजन आना। तीसरा ऑप्शन है क्षतिग्रस्त या फिर अंग को हिलाने पर कष्ट प्रदान करना, या तो फिर आलापदा एवं। बिल्कुल ये सारी चीज़ होंगी जब भी कोई बोन्स होती है। आप देखिए, हमने आपको बोन्स में पढ़ाया है, ये मान के चलिए बोन्स ये टूट गई, क्रैक हो गई, तो ऐसे स्थान पर आपको एक तो क्या क्या मिलता है। एक तो सबसे पहले पेन मिलेगा, दूसरी चीज़ आ सकती है स्वेलिंग आ सकती है, सूजन मिल सकता है, और इसी के साथ साथ आप इस स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन कह सकते हैं, इन्फ्लामेशन मिलेगा। और इसी के साथ साथ आएगा कि स्पेलिंग होगा सेंसिटिव टू टच, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होगा टच से। ये इसी के कारण से आपको फीवर भी आ सकता है, बुखार भी आ सकता है। तो अगर हम देखा जाए कि कोई अस्थि भंग यानी हमारा शरीर हड्डी टूट गई है कोई भी शरीर की, तो उसकी वजह से ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। आगे फिर हम देखते हैं जबड़े के नीचे अस्थि भंग के संकेत व लक्षण हैं। अगर देखा जाए कि जो जबड़ा के नीचे, ये जबड़ा है हमारा, ये जा है, ये मैंडिबल है जिसको बोलते हैं, अगर ये इसकी कहीं हड्डी टूट जाती है तो हमको सबसे पहले देखिए, जब हम बोलते हैं तो हमारा देखिए, हमारा टंग है, जा है, पूरा प्रोट्यूस्ड होता है, आगे पीछे जाता है, हिलता है। तो सबसे पहले हमको किसमें तकलीफ होगी, बोलने में भी कठिनाई होगी, अधिक मात्रा में लार जो है बहना, जो कि प्रायः रक्त मिश्रित युक्त होती है, ये भी होगा। और इसी के साथ साथ बोलते समय या निगलते समय जब हमारा जबड़ा हिलता है वो भी नहीं हिलेगा ये। और इसी के साथ साथ हमारी दांतें भी टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि जब कोई जा जिसमें हमारा जा में ही, जबड़ों में ही हमारी ये सॉकेट होती है, सॉकेट में ही टीथ फिट होता है, और जब वही टूट जाएगा तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा दांत हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेरुरज्ज को पहुंची चोट, जो मेरुरज्ज है उसको अगर चोट पहुंच गई है, कहीं भी चोट पहुंच गई है, तो फिर हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले अगर मेरुरज्ज को कहीं भी चोट लग गई, पीछे जो हमारी पीछे की हड्डी है, यहाँ सर्वाइकल से लेकर के थोरैसिक और लंबर और सैक्रम कोकैक्स तक अगर हड्डी ये कोई भी टूट गई है, तो पेशेंट को एक ऐसी ही स्थिति में लेटा करके आप और हॉस्पिटल तक पहुंचा दीजिए। अगर मरीज को कंबल या कोई चीज़ ओढ़ाने की ज़रूरत हो तो उसको बिल्कुल उसको लपेट दीजिए और एज इट इज़ उसको हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने मिल सकते हैं क्वेश्चन में। ओके, आगे फिर हम कहते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिजली से चोट पहुंचने पर क्या उपाय कर सकते हैं, कौन सा उपाय सही है। देखिए, बिजली से अगर चोट या बिजली से जो करंट लगती है
तो सबसे पहले तो हम उसको जो भी घटना स्थल है उस घटना स्थल से पेशेंट को क्या करें, दूर कर दें। दूसरी चीज़ क्या करें, उसको अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कराएं। इसके साथ साथ अगर उसको अगर देखते हैं कि जीभ जो है, जीभ की जांच करें, टंग की जांच करें कि टंग पीछे मुड़ तो नहीं गई है जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये सारे उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा उसको सबसे पहले उस स्थान से दूर ले जाया जाए। ओके, आगे हम देखते हैं कि रोलर बैंडेज की चौड़ाई कितनी होती है। जो रोल होता है बैंडेज, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो उसकी चौड़ाई 1 से 6 इंच की होती है। फर्स्ट एड की बात है, ठीक है। आगे क्या है, उंगलियों के लिए कितना इंच का रोलर बैंडेज का उपयोग किया जाता है, 1 इंच का। देखिए रोलर बैंडेज की चौड़ाई की बात करते हैं, रोलर बैंडेज इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो 1 से 4 या 1 से कह सकते हैं 1 से 6 इंच तक इसका होता है। 1 से 6 इंच तक इसकी चौड़ाई होती है। अगर उंगलियों की लपेटने की बात करते हैं, उंगली पर रोलर बैंडेज को लपेटना है तो 1 इंच की पट्टी को ली जाती है। ओके, आगे फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से कि रोलर बैंडेज का उपयोग कहाँ किया जाता है। रोलर बैंडेज का उपयोग देखिए हम आपको बता दें कि चाहे ड्रेसिंग करने में या फिर जख्मी भाग को आप आधार देने में, रक्त को रोकने के लिए, सूजन को कम करने के लिए यहाँ पर रोलर बैंडेज का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ अब क्वेश्चन आगे देखते हैं कि श्वास 1 मिनट में होती है। जो हम सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रक्रिया करते हैं। एक पूरे सांस में 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो इंस्पायरेशन, देखिए गहरे सांस हम इसके बाद छोड़ते हैं, तो इंस्पायरेशन मतलब कि हम ऑक्सीजन या मिश्रित गैस को अंदर लेते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, यानी इंस्पायरेशन की प्रक्रियाएं। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रक्रिया तो 1 मिनट में कितनी बार होती है, तो 1 मिनट में जो, या इस तरह भी पूछ सकते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट RR, रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, तो 1 मिनट में 18 बार होती है। कितनी होती है, 1 मिनट में 18 बार। ये सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट एड के हैं और आपके ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी टाइप का एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ANM का हो, JNM का है, नर्सिंग का है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र का है, लैब टेक्नीशियन का है, लेबोरेटरी सुपरवाइज़र से का है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स का जो आते हैं वैकेंसी आती है, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम देखते हैं कि पल्स रेट क्या होती है। तो पल्स रेट की बात जब हम करते हैं तो आपको ये बताया ही गया होगा कि जब भी हम पल्स लेते हैं तो कहाँ लेते हैं, रेडियल आर्टरी पर हम पल्स लेते हैं। और रेडियल आर्टरी हमारी कहाँ पाई जाती है, रेडियस बोन पर लेटरली ये प्लेस होती है। अगर हम नब्ज की बात करते हैं तो 70 से 80, यानी कि वैसे तो हम 72 से 80 कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है 70 से 80, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 80 से 100, तीसरा दिया गया है 120 और चौथा दिया गया है 140। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 70 से 80 बिल्कुल एकदम सही ऑप्शन है। अगर हम इन्हीं बच्चों के क्रम में देखते हैं तो बच्चों के क्रम में थोड़ा सा ज़्यादा नब्ज होती है, यानी पल्स रेट वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। वो कितना होता है, अबाउट लगभग 100 मिल जाता है, 100 पर मिनट। और यहाँ पर अगर एडल्ट के केस में देख लेते हैं तो एडल्ट के केस में हमको 70 से 80 पर मिनट देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कितना ब्लड होता है। ब्लड खून की बात हम कर रहे हैं, कितना लीटर खून होता है। तो देखिए जो ऑप्शन दिया गया है 6 से 7.5 लीटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 7 से 8.5 लीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है 4 से 5 लीटर और अगला लास्ट ऑप्शन चौथा ऑप्शन दिया है 4.5 से 5.5 लीटर। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 6 से लेकर के 7.5 लीटर तक, ठीक है, ये वेरी करता है। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी हो सकता है कि 4.5 से 5.5 लीटर, लेकिन यहाँ पर 4.5 अगर दिया है तब ये कंट्राडिक्ट है। यहाँ 5 से 5.5 देता तो इस ऑप्शन के बारे में भी ये 6 से 7.5 दोनों के बीच में एक कंट्राडिक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, 6 से 7.5 लीटर।
अगला क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं कि निम्न में से बेहोश होने के आम कारण क्या है। देखिए बेहोशी कैसे आती है, मूर्छा की कंडीशन, बेहोशी के कारण। देखिए जब आपका सांस रुक जाता है तब भी आप बेहोश की कंडीशन में होते हैं। हिस्टीरिया जैसी बीमारी में भी आपका सांस अवरुद्ध हो जाता है। जब आपको सदमा लग जाता है तो भी आपका सांस अवरुद्ध हो जाता है, या किसी तरीके का जब पॉइजन का केस होता है तो भी आपका सांस जो है वो रुक जाता है या सांस अवरुद्ध हो जाता है। आगे फिर हम अगला देखते हैं कि ऊष्मघात के क्या कारण हैं। ऊष्मघात की बात करते हैं तो ऊष्मघात का मतलब होता है कि उच्च तापमान या उच्च आर्द्रता या रूखी हवा, ये सारी चीज़ उच्च घात को दर्शाते हैं। ठीक है, निम्न में उच्च घात अगर है तो किसका निम्न में से उच्च घात का क्या उपचार करें। देखिए उच्च घात में आप क्या कर सकते हैं, पूरे बॉडी पर ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। एनीमा का ज़रूरत है तो एनीमा भी दे सकते हैं। एनीमा के कारण से जिस भी तरल पदार्थ की कमी हुई है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं आप अपना सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि पेयजल की बात करते हैं। जो पीने वाला पानी होता है वो 1 लीटर के रोगाणुनाशन के लिए टिंचर आयोडीन की आवश्यकता होती है। देखिए जो पानी पीने वाला पेयजल के लिए 1 लीटर रोगाणुनाशक के लिए कितनी आयोडीन डाल दें कि पानी वो साफ़ हो जाता है, तो 1 लीटर में 1 बूंद की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पीने वाला पानी है उसको रोगाणु उसमें से ख़त्म करने के लिए आपको उसमें जो टिंचर आयोडीन का होगा वो 1 बूंद आप डाल देंगे, वही सफिशियंट होगा। आगे देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के एक अच्छे नमूने में क्लोरीन की मात्रा कितनी होती है। ये देखिए एक क्वेश्चन है, एक ये DSSB में पूछा गया 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर के एक अच्छे नमूने में क्लोरीन की कितनी मात्रा होती है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होती है आपको, जो कि कहते हैं कि साफ़ करने के लिए, पानी को साफ़ करने के लिए डाला जाता है, उसमें क्लोरीन की मात्रा 33% होती है। याद कर लीजिए दोस्तों, कितनी होती है, 33% होती है, यानी कि 33% ब्लीचिंग पाउडर के एक अच्छे नमूने में क्लोरीन की मात्रा कितनी होती है, 33% होती है। अगला क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं हम। सामान्य तौर पर अगर देखते हैं कि कमरे के रोगाणुनाशक में अगर रोगाणु को नाशन करना है यानी डिसइंफेक्टेंट बनाना है, उसमें रोगाणु को ख़त्म करना है, तो किसका जो है उपयोग करते हैं, तो उस समय फॉर्मल्डिहाइड गैस का उपयोग करते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है फॉर्मल्डिहाइड, पोटेशियम, टिंचर आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। जो टिंचर आयोडीन है ये पानी पीने के लिए, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड जो गैस है वो सामान्य तरीके से कमरे में जो रोगाणु है उसको नाश करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड गैस का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि निम्न में से किसका विसंक्रमण फॉर्मेलिन गैस होता है। देखिए किसके विसंक्रमण से फॉर्मेलिन गैस, यानी कि जो सड़ जाते हैं या गल जाते हैं या उनसे जब भी इन्फेक्शन होता है तो फॉर्मेलिन गैस का निकलता है। तो देखिए चाहे कंबल हो आपका, चाहे कमरे हो, किताब हो, बिस्तर हो, इन सब के विसंक्रमित होने से फॉर्मेलिन गैस जो है बनता है। क्या बनता है, फॉर्मेलिन गैस बनता है। आगे देखा जाए निम्न में से किसको इथाइलिन ऑक्साइड मारती है। किस किस को इथाइलिन मतलब निम्न में से किस किस को इथाइलिन ऑक्साइड मारती है। इथाइलिन ऑक्साइड जो होती है वो बैक्टीरिया को भी किल करती है, वायरस को भी किल करती है और बीजाणु को भी किल करती है। यानी कि ये सभी ऑप्शंस बिल्कुल एकदम सही हैं। तो ये दोस्तों आज आप सभी को फर्स्ट ऐड के हम ये करीब 22-23 क्वेश्चन आप सभी को हमने करवाया। आगे आपको फिर जो है अगले वीडियो में आप लोगों को फिर और भी जो है धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस हम करवाते जाएंगे। और ये क्वेश्चन आप सभी के जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया हमारी इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी लड़के 13 तारीख के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बच्चे या बच्चियां, वो इस वीडियो को अवश्य रूप से देखें। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। आप एक एक क्वेश्चन को रट डालिए क्योंकि समय बहुत कम है, आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। थैंक यू क्लास।